अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला अज़्ज़ाम इस बार यूनियन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। इससे पहले आपके दरमियान में आया था और उस वक्त हमारे दरमियान 5 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थे और आज जब आपके दरमियान आया हूँ तो सिर्फ 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स रह गए। एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है। किन बुनियादों पर कैंसिल हुआ है ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसे किसने कैंसिल करवाया है और वो क्यों इतना डर गए। एडमिनिस्ट्रेशन किसके प्रेशर में आकर के, किसके ज़ोर और ज़बरदस्ती करने से उस बेचारे का हक़ छीन ली, ये गौर करने की बात है। उस बेचारे का एडमिनिस्ट्रेशन, उस बेचारे का नॉमिनेशन सिर्फ इस बुनियाद पे कैंसिल नहीं हुआ है कि कोई प्रॉब्लम उसके नॉमिनेशन की फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करने में थी, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को धमकाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को डराया गया, क्योंकि वो एक ख़ास लॉबी से आने वाला था। उस लॉबी से ऑलरेडी एक कैंडिडेट आ चुका है, अब उस लॉबी का वोट चुके कटने वाला था, इसलिए आगे आए उस लॉबी के बड़े मठाधीश लोग। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़बरदस्ती की, एडमिनिस्ट्रेशन पर ज़ोर किया और बिलाखिर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया। जब हम परसों रात उसके साथ खड़े थे, हालांकि वो मेरा कॉम्पिटिटर था, जब हम उसके साथ खड़े थे, चीफ इलेक्शन ऑफिसर वहाँ पर सामने खड़े थे, हमने पूछा कि आखिर क्या बात है, क्यों इसका हक छीना गया, इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि मैंने लिख के दे दिया है। मैंने कहा कि आपने ये लिख के दिया है, बताइए क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि हमने गलत फैसला किया है, जाओ जाके वाइस चांसलर से सवाल करो, हम गलती कर दिए, अब हम वापस नहीं ले सकते, तुम वाइस चांसलर से सवाल करो। बिलाखिर उसकी आंखों में, एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों में हमने अपनी आंख से देखा है फरेब, अपनी आंखों से धोखा और झूठ देखा है। उन्होंने झूठ बोला, उनकी आंखों में झलक रहा था कि वो किसी के ज़ोर और ज़बरदस्ती में आकर के एक नौजवान लड़के के साथ नाइंसाफ़ी की और उसका हक छीना। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, मज़े की बात तो यह है कि उस दिन मैं उसके साथ खड़ा रहा तो कल उन लोगों ने क्या डाला है कि अब्दुल्ला अज़्ज़ाम और हमज़ा का पैक्ट। ये बेचारे नादान जो लाक़ायत के नाम पे सियासत करते हैं, उन बेचारों के लिए एक बहुत अहम इस्तिलाह है, एक बहुत अहम टर्मिनोलॉजी है पैक्ट। ये बेचारे किसी और जायज़ नज़र से, किसी को जेन्युइन नज़र से देख ही नहीं सकते हैं। इन्हें हर जगह सियासत, इन्हें हर जगह साजिश, हर जगह कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है। उस दिन उस बेचारे के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और मैं अपनी टीम के साथ सिर्फ इस प्रिंसिपल के खातिर, उसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर वहाँ खड़ा था। जब वहाँ से आया हूँ तो कल देखता हूँ कि किसी ने लिखा है कि अब्दुल्ला अज़्ज़ाम और हमज़ा का पैक्ट। मैं आज अभी हादी हसन हॉल से आ रहा हूँ, वहाँ हमज़ा के सारे साथी बैठे थे। मैंने कहा कि अगर मेरे क्रेडेंशियल्स पे तुम्हें सवाल है, अगर तुम मुझे अच्छा कैंडिडेट नहीं जानते हो, और मैं भी ये भी वाज़ेह कर दूँ कि मैं भी नहीं जानता हूँ कि हमज़ा कैसा कैंडिडेट था, मैं हमज़ा को इससे पहले नहीं जानता था, लेकिन अगर तुम्हें मेरे उस पर सवाल है तो मेहरबानी करके मैं तुम्हारे आगे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे वोट मत करना और करने भी मत देना। मैं इसलिए गया ही नहीं था कि मुझे वोट चाहिए। वोट बहुत मुख्तसर सी चीज़, एक नाचीज़ है। हमारे लिए अहमियत रखती है उसूल, हमारे लिए अहमियत रखते हैं हमारे वैल्यूज़, हमारे लिए अहमियत रखते हैं यहाँ के उसूल। मैंने कहा कि मेरे हारने और जीतने का सवाल ही नहीं है। अगर इस इलेक्शन में नहीं जीता तो अल्लाह ताला मुझे दूसरी तरह से कामयाब करेगा, और मैं अब ये महसूस कर रहा हूँ कि बहुत हद तक हम लोग कामयाब हैं, क्योंकि ये बातें अब आम होने लगी हैं। लोग अब ये जानने लगे हैं कि इलाकायत के ऊपर आ करके सियासत करनी होगी। यही हमारा मुद्दा था कि अब की बार जब इलेक्शन हो, हमारी आवाज़ें जब इकट्ठा हों, एक जगह पर आएँ, तो वो मजबूती के साथ आएँ, वो इलाकायत के नाम पर बट के ना आएँ। और हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान साथी इस बात पर अब सोचने लगे हैं, गौर व फिक्र करने लगे हैं, और अब सियासत का रुख बदलने लगा है। मेरे अजीज़ साथियों, कल बहुत अफसोस का भी मुकाम था। हम बहुत मायूस हुए और पूरी मायूसी के साथ वहाँ से लौटे। हमने अपने आप को देखा कि हम कितने बेबस थे। उस नौजवान के साथ वाकई नाइंसाफ़ी हुई थी। उसके ऊपर 2 कानून अलग अलग तरीके से लगाए गए और उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। उसको मिलने तक का मौका नहीं दिया गया जब दोबारा वो गया। हमने अपनी बेबसी को देखा, हमने अपनी बेबसी को महसूस किया। वहाँ पर कोई नहीं था। हमने महसूस किया कि ये इदारा और हम और आप
علاقائیت کے نام پہ ہی فیصلے کرتے ہیں، اسی فیصلے پہ جمع ہوتے ہیں اور اسی فیصلے پہ جدا ہوتے ہیں، انہی بنیادوں پر ہم سیاست کرتے ہیں اور وہی ہمارے اصولوں کو طے کرتی ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ کیوں نہ کل دھرنا لگا دیں، ہم نے کہا کہ ایسی بیوقوفی مت کرنا، ہم چاہتے تو ہیں کہ یہاں بھلائی ہو، ہم چاہتے تو ہیں کہ انصاف ہو، ہم چاہتے تو ہیں کہ اصولوں کی باتیں ہوں، لیکن یہاں کی اکثریت نہ جانے کیوں اتنی ہمت نہیں رکھتی ہے کہ وہ نکل کر باہر آئے۔ تم دھرنا لگاؤ گے اور اکیلے رہ جاؤ گے اور پوری مایوسی کے ساتھ وہاں سے چلے جاؤ گے، کیونکہ تمہارا ساتھ ہم اور تم ہمارے ساتھی نہیں دے پائیں گے، کیونکہ ہمارے دل ہیں لیکن وہ بیدار نہیں ہیں، کیونکہ ہم زندہ ہیں لیکن ہماری زندگی کی علامتیں نہیں دکھتی ہیں۔ ہم نہیں دکھا پائیں گے تمہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم کہہ تو سکتے ہیں لیکن ہم اپنے اعمال سے تمہیں زندگی نہیں دکھا سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آج کوئی اصول کی بات ہو اور ہم اور آپ کھڑے ہونا چاہیں تو اکثریت کو پتہ نہیں کون سی بیڑیاں لگ جاتی ہیں کہ وہ اٹھ کے باہر نہیں آتی ہے۔ اس بات پہ غور کیجیے گا، اس بات پہ غور کیجیے گا کہ ہمارے اور آپ کے مسائل کوئی کم نہیں ہیں، انگنت مسائل ہیں۔ اس یونیورسٹی کے اندر مسائل ہیں، اس یونیورسٹی کے باہر سماج و معاشرے کے مسائل ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان ایشوز کو اٹھانے کے لیے ہمیں اور آپ کو متحد ہونا پڑے گا۔ ہم نے اور آپ نے گلے کیے ہیں، ہمیں اور آپ کو شکوہ ہے کہ پچھلے 4 سال کی سیاست، پچھلے 4 سال میں علاقائیت کے نام پہ جو سیاست ہوئی ہے اس نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ سیاست اب نئی کروٹیں لے، تو کیا ہم غلط چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے 4 سال میں بدنامی نہیں اٹھائی ہے؟ کیا 4 سال میں ہمارے اس ادارے کے وقار کو طرح طرح سے ٹھیس نہیں پہنچائی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اس کی بڑی وجہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم علاقائیت کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، علاقائیت کے نام پہ الگ ہوتے ہیں۔ اس یونیورسٹی میں اتنے سارے مسائل ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسے حل نہیں ہونے والے ہیں۔ ہم اگر ایڈمنسٹریشن سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ہم بے وقوفی کرتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کبھی کچھ نہیں کرے گی، یہ فریب کار ہیں، انہوں نے ہمارا بھلا نہیں چاہا ہے۔ اگر بھلا چاہتے تو 4 مہینوں تک ایک سینٹرل یونیورسٹی کے ایڈمیشنز نہیں ہوتے رہتے، 1000 سے 2000 تک ویٹنگ لسٹ کلیئر نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ اس یونیورسٹی کو نمبر 1 یونیورسٹی بنائیں گے۔ انہی وائس چانسلر صاحب نے جس ٹینیور میں کہا ہے، جس سیشن میں کہا ہے، اس سیشن میں 4 مہینے تک ایڈمیشن چلوایا۔ اگر ایسے ہی نمبر 1 پہ لے جانا ہے تو بھائی میرے رہنے دو، جتنا ہے اتنا ہی غنیمت ہے، اس کو اور تباہ نہ کرو۔ ہم اتنے میں سکون سے تھے جیسے ہم 710 روپے میں کھانا کھا رہے تھے۔ تم اچھا کھانا کھلانے کا خواب دکھائے، سینٹرل کیندریہ بھنڈار بنایا کہ 1000 روپے میں اچھے کھانے کھلاؤ گے، پھر 1000 کی اور ڈیفیسٹ آنے لگی۔ ہم نے کہا کہ بھیا اتنے ہی میں کھا لینے دیتے، ہم کو اچھا نہیں کھانا ہے، اتنا ہی غنیمت تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا پیٹ تو بھرتا تھا، اتنے ان بیچاروں کا نہیں بھرتا تھا، اس لیے ان لوگوں نے کیندریہ بھنڈار بنایا۔ انجینئرنگ کالج کا سب سے بڑا مسئلہ کیمپس پلیسمنٹ کا ہے۔ میں لاء کا ہوں، وہ بھی ایک پروفیشنل کورس ہے، اس کا بھی ایک بڑا مسئلہ کیمپس پلیسمنٹ کا ہے۔ مینجمنٹ میں ایک بڑا مسئلہ کیمپس پلیسمنٹ کا ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ یہاں سینٹرل ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ آفیسر کی پوسٹ پرماننٹ نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کس طرح سے کیمپس پلیسمنٹ کرائیں گے۔ جب ٹی پی او فون کرتا ہے فیکلٹی میں تو فیکلٹی میں کوئی کوآرڈینیٹ کرنے کو تیار نہیں۔ آپ کے اس انجینئرنگ کالج میں جس کی اسٹرینتھ مور دین 4000 ہے، اراؤنڈ 4000 اسٹرینتھ کی ایک فیکلٹی ہے، اتنا بڑا کالج ہے، اس کا پلیسمنٹ فنڈ 25000 سے 50000 روپے ہے۔ کون سی کمپنی آئے گی؟ کیسے مینیج کریں گے آپ؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ان کے پاس پیسے ہیں اور خوب پیسے ہیں، انہوں نے 4 اسکارپیو خریدی ہے، ساتھ میں رات اور دن گھومتے ہیں، بہت مزہ آتا ہوگا انہیں، لیکن ہمیں کیا، ہم پر کیا گزرتی ہے اس کا سوچئے۔ اس یونیورسٹی کے طالب علم پہ کیا گزرتی ہے، نہ جانے کتنی امیدیں اس سے جڑی ہوتی ہیں، اس کے کریئر پہ نہ جانے پیچھے کتنے لوگوں کی روٹیاں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کی روٹیاں اس سے چلنی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس ادارے میں کس بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں، کیسے آتے ہیں،
कितने तरह की मजबूरियों को देखा होता है और इतनी मेहनत से तालीम हासिल करते हैं और फिर ये उनके करियर बनाने के लिए पैसा इनको निकालने के पास इनके पास पैसे नहीं हैं। हम इस बार चाहते हैं कि जब इश्यूज़ का मामला है तो हम और आप मुत्तहिद हों, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हो जहां से हम इनके पैर में बेड़ियां लगाएं और सिर्फ बेड़ियां नहीं लगाएं, इनसे वो चीज़ें छीन कर लें जो इन्हें देने में दर्द होता है। हम इनसे छीन कर लेंगे तो ये नहीं देते। पिछले 4 साल में हमने और आपने बहुत सारे इश्यूज़ पर सवाल उठाए, बहुत सारे इश्यूज़ पर आपको ललकारा गया, हम और आप जमा हुए। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर के फसादात हुए, हम और आप हमने एक साथ वो चीखें सुनी, हमने जुल्म सितम के आवाज़ें सुनी, हमने देखा कि बच्चे यतीम हुए, हमने उन यतीम बच्चों की सिसकियाँ सुनी और महसूस किए। इसके नतीजे में हमने ये फैसला किया कि हम यहाँ एक मार्च निकालेंगे। हमने मार्च निकाला। मेरे अजीज़ भाइयों, कम्युनल वायलेंस बिल पास कराने के लिए हमने आपके 20,000 सिग्नेचर्स जमा किए। हमारी 2 बहनों के साथ जब हैरेसमेंट का केस हुआ, उसमें एलिगेशन एक फैकल्टी मेंबर पे था, हमें पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको कवर देगा। हमने डिमांड किया कैंपेन के तहत कि जब कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन में 2 स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो नहीं हुआ। मेरे अजीज़ भाइयों, आपको बताऊं उन 20,000 आपके सिग्नेचर्स का क्या हुआ? आप जानना चाहेंगे उनका क्या हुआ? उसकी हैसियत आज एक रत्ती के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं है। हम उसे लेके दिल्ली गए, हुकूमत के दरवाजे खटखटाए और हमें हुकूमत ने ठुकराया। हमने जिल्लत की ठोकरें खाई। बिलाखिर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के रहमान खान साहब ने फॉर्मेलिटी के तहत उसे रख लिया। फिर उस पर कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, वो वहीं रह गया। एक कॉपी हमारे पास रखी हुई है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपको पता है क्यों? आपको पता है कि वो मार्च जो आपने निकाला था, बड़े एहसास के साथ निकाला था, दर्द और जज्बात के साथ निकाला था। उस मार्च का क्या हुआ? वो मार्च बाब सैयद तक गया, पूरे जोश और खरोश के साथ गया, पूरे एहसासात और जज्बात के साथ गया और बाब सैयद के बाद ख़त्म हो गया। बाब सैयद के बाहर उस मार्च की कोई हैसियत नहीं थी। आपके जज्बात और आपके एहसासात की कोई कदर नहीं थी। आपको मालूम है क्यों? हमें भी मालूम है क्यों। क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। उस मार्च के पीछे कोई आवाज़ नहीं थी, उस मार्च के पीछे कोई दम और खम नहीं था। मेरे अजीज़ भाइयों, क्योंकि दुनिया भी जानती है और अगर नहीं जानती है तो हम बताते हैं कि हम इलाकायत के नाम पे बटे हुए हैं। हम सही और गलत का फैसला, हम हुकूक और इंसाफ का फैसला इलाकायत के नाम पे करते हैं। ये दुनिया भी जानती है और अगर नहीं जानती है तो हम बताते हैं। परसों हम बताए, परसों हिंदी हिंदुस्तान में हमने लिख के दिखाया कि बिहार और वेस्टर्न यूपी का पैक्ट, एक तो पैक्ट के लफ्ज़ से हमारे इलाकायत के नाम पे सियासत करने वालों को ऐसी मोहब्बत है कि हर पिछले जब से इलेक्शन में आया हूँ, रोज़ वो लोग पूछते हैं आपका किससे पैक्ट हुआ। मैं कहता हूँ भैया मुझे पैक्ट नहीं करना है। किस बुनियाद पे पैक्ट करूँ, किन उसूलों पे पैक्ट करूँ, कैसे सियासत होगी? परसों अखबार में दिया बिहार और वेस्टर्न यूपी का पैक्ट। हमने बिहार के साथियों से पूछा कि मेरे भाइयों, हम आपकी तवज्जो चाहेंगे। हमने इस वाक़े के बाद बिहार के अपने साथियों से पूछा कि क्या इस पैक्ट से पहले आपसे पूछा गया था, आपका कॉन्सेंट लिया गया था? उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम। हमने वेस्टर्न यूपी के अपने साथियों से पूछा कि क्या आपका कॉन्सेंट लिया गया था, आपका मशवरा लिया गया था? उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। हमने कहा कि अब हमें समझ में आया कि ये कैसे हुआ। कुछ चेहरे हैं जो इलेक्शंस के टाइम पे नज़र आएंगे और जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे तो वो गायब हो जाएंगे। पिछले 1 साल से बहुत सारे चेहरे नहीं दिख रहे थे। इस साल जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ है, सब अनजाने में पता न जाने कहाँ से नाजिल फरमा गए। आप देखिए, जा के देखिए, सो कॉल्ड मटाधीश कहलाते हैं। अपने साथ ऊपर में चाय नोशी होती है, चाय नोशी के टेबल में उस महफिल में फैसले होते हैं, भाई हमारा और आपका पैक्ट। नीचे जो हैं वो नादान हैं। आप कहते हैं उनके सामने मैं तुम्हारा बड़ा भाई, वहाँ जाते हैं उनसे बिना पूछे पैक्ट कर लेते हैं। हमें ना समझ रखा है, हम नादान हैं
कि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं, हम समझदार नहीं हैं, क्या हमें नहीं पता है कि कौन सही और कौन गलत है? आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? फैसला हमारे इस पूरे दावे को झूठा बना दिया कि कोई अलीग बरादरी भी नाम की चीज़ होती है। पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि वी द लीग्स का जो नारा है उसमें कोई दम नहीं है। वहाँ सब कुछ जो चलता है वो इलाकायत की बुनियादों पर चलता है। फिर आप इशूज़ उठाइए, फिर आप मुद्दे उठाइए, फिर आप बातें कीजिए, कोई दम नहीं रहेगा, ये लिख लीजिए। सवाल ये उठेगा कि मुद्दा उठाया किसने है? फला भाई ने। ये तो बिहार का मुद्दा है। एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा लाओ आजमगढ़ को मैनेज करें, दोनों लड़ेंगे, गोलियां चलेंगी, आपका मुद्दा जाए पानी में, कुछ नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन सुकून से बैठा रहेगा कि वाह, ये आए थे हमसे लड़ाई करने, ये आए थे हमसे अपना हुकूक मांगने, इनको इन्हीं से लड़ा दिया और ये देखते रहे। इनके मुद्दे कहाँ गए इन्हें खुद पता नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या ऐसा नहीं होता है? और होता है। हमने और आपने बहुत करीब से इन चीज़ों को देखा और महसूस किया। मेरे अजीज़ भाइयों, गिला और शिकवा करने की बात नहीं है। बात है कि अब एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका मिला है, एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है। हम और आप मिल करके उसे एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं अगर हम और आप सोच समझ कर फैसला करें। सारे इश्यूज इलेक्शन से पहले जो डिस्कस करे वो गलत डिस्कस करता है, वो झूठ बोलेगा। हर चीज़ में जो हाँ मिलाए वो झूठ कहेगा, क्योंकि यूनियन बनेगी तो सबके साथ बनेगी और यूनियन चलेगी तो सबके साथ चलेगी। हम सब मिल करके, हम और आप सब मिल करके तय करेंगे कि हमारे इश्यूज क्या हैं, हम कैसे यूनियन चलाएंगे। हमारे और नाम और इज्जत उससे जुड़ी है। हमारे यहाँ रिसर्च जर्नल्स नहीं निकलते हैं, रेगुलर रिसर्च जर्नल हर फैकल्टी का नहीं निकलता है। हमारे यहाँ फॉरेन प्रोजेक्ट्स की कमी है, हमारे यहाँ पब्लिकेशंस नहीं हैं, हमारे लैब्स अपडेटेड नहीं हैं, हमारे पास एक्सपोजर की कमी है। ये गिले और शिकवे हैं, ये सब मेरे अजीज़ भाइयों, हम इन सारे शिकवों को डील कर सकते हैं अगर हम और आप साथ में आएँ, इलाकायत से ऊपर उठें और एक मजबूत प्लेटफॉर्म जो कि बनने जा रहा है उसको हम और आप मिलकर बनाएं। ना कि कोई नॉन स्टूडेंट, ना कि कोई इलाकायत के नाम पर सियासत करने वाला ये फैसला करे कि हमारा प्लेटफॉर्म कैसा होगा और कैसे चलेगा। मेरे भाइयों, इस मौके को हाथ से जाने नहीं दीजिए। हमसे बहुत उम्मीदें हैं। खुद इस इदारे का मेयार अगर गिरता चला गया, आने वाले नस्लों के लिए ज़मीनें तंग हो जाएंगी। जिस समाज और माशरे से हम और आप आए हैं उससे भी हमसे बहुत उम्मीदें हैं, जाके हमें उन्हें सर्व करना है। जिस घरानों से, जिस घर से हम आए हैं उन घर वालों को भी बहुत उम्मीदें हैं। पूरी एक कौम को उठना है इसी इदारे के नारे पे। अगर इस इदारे का नारा इतना घटिया हुआ, इलाकायत का नारा बुलंद हुआ, तो आप सोचिए कि उस कौम की क्या हालत होगी, जिस कौम की सारी उम्मीदें इससे हैं कि शायद और शायद ये इदारा उनके तब्दीली और उनकी तरक्की का नारा बुलंद करेगा। आप गौर कीजिए मेरे अजीज़ भाइयों, आप गौर कीजिए कि सियासत का क्या मेयार रह गया है। एक चेयर का कैंडिडेट क्या ऐलान करता है? एक चेयर के कैंडिडेट ने एक साल ऐलान किया कि मैं अगर कामयाब हुआ तो डाइनिंग की दाल पतली नहीं रहेगी, गाढ़ी हो जाएगी। आप गौर कीजिए, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के स्टैंडर्ड ये है कि दाल गाढ़ी कराएंगे। अरे भाई, हम और आप चल के करा लेंगे, ये दाल पतली पी के बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है तो उसका मुद्दा ये कैसे हो सकता है? एक साहब ने तकरीर में कहा कि मेरे हॉल में कुत्ते बहुत हैं। हम कामयाब हुए तो अपने हॉल से कुत्ते निकलवा देंगे। एक चेयर के पोस्ट का कैंडिडेट है, उसके एजेंडे को देखिए। मुझे उससे शिकायत नहीं है, मुझे अपने आप से शिकायत है, मुझे हम सब से शिकायत है कि हमने अपना डिस्कोर्स खराब किया है, हमने मुद्दे बिगाड़े हैं, हमने अपनी बात और चर्चा के टॉपिक खराब किए हैं। हमने देखा है कि ढाबों पे बैठ के बातें क्या होती हैं या कैंटीन में बातें क्या होती हैं कि भाई प्रॉक्टर साहब तो आजमगढ़ के बन गए, टीम में सुनते हैं कि बदायूं का भी कोई, सुनते हैं कि प्रो वाइस चांसलर साहब वेस्टर्न यूपी के हैं,
फला जो है बिहार के हैं, सीईओ आजमगढ़ का आ गया है। अब आप इसमें परेशान हैं, आप इसमें गुम हैं, हम गुम हैं, हम ढाबों पर ये बातें करते हैं, ये हमारी गलती। हमारा डिस्कोर्स और एजेंडा क्या ये नहीं हो सकता है? 5000 से ज़्यादा नौजवान सलाखों के पीछे हैं फेक टेरर केसेस में। उनका पूरा करियर ख़त्म, उनका सोशल स्टेटस ख़त्म, उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट जहन्नम बन गया है। वो सेटल नहीं कर पाएंगे निकलने के बाद। उनके घर वाले इस इंतज़ार में हैं कि शायद इस इदारे के लोग आवाज़ उठाएंगे। क्या ये हमारा इशू और एजेंडा नहीं है? क्या उनकी उम्मीदें हमारा विजन नहीं है? क्या इन मुद्दों पे हम सियासत नहीं कर सकते हैं? आप दिल पे हाथ रख के पूछिए, आप चाहते हैं यही बातें? मैं आपके बीच रहा हूँ, मैं आपके एहसासात और अपने एहसासात समझता हूँ, उसके मेल और उसके तार कैसे मिलते हैं मैं इसको भी समझता हूँ। हमारे और आपके एजेंडे हैं ये। पिछले 6 महीनों में इस उत्तर प्रदेश में 600 से ज़्यादा फसादात हुए हैं, कम्युनल वायलेंस हुए हैं। क्या ये हमारे और आपके मुद्दे नहीं हैं? माल लुट गए, जाने गई हैं, क्या ये हमारे और आपके मुद्दे नहीं हैं? पूरा हिंदुस्तान कम्युनल हैट्रेड की आग में जल रहा है, क्या ये हमारे और आपके मुद्दे नहीं हैं? क्या सियासत इन इशूज़ पे नहीं हो सकती है? क्या ये कैंपस इतना बड़ा स्पेस नहीं है कि दोनों कम्युनिटीज़ हम लोग साथ में बैठ के इंटरेक्ट करें, एक दूसरों को समझने और समझाने की कोशिश करें, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें, जो गलतफहमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करें, एक पुरअमन पीसफुल सोसाइटी बनाने की कोशिश करें? क्या हमारे 1000 साल से ज़्यादा की कल्चरल हेरिटेज को, कॉमन कल्चरल हेरिटेज को 200 साल या 100 साल की नफरत की सियासत मिटा देगी? अगर ये हकीकत है तो इस हकीकत का इनकार कीजिए। आज अपने दिलों में इरादा कीजिए कि ये हकीकत नहीं और नहीं हो सकती। मेरे अजीज़ भाइयों, मसाइल अंदर भी बहुत हैं, मसाइल बाहर भी बहुत हैं। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि किसके किसके क्या मसाइल हैं। मुझे ये भी पता है कि 6 से 7 महीने की यूनियन होती है। सारे मसाइल को मैं एक हाथ से नहीं उठा सकता हूँ। मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके साथ मुझे चलना है। मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता हूँ। मसाइल तो ऐसे ऐसे हैं कि बताऊँगा तो हैरत होगी। कल मेरे एक साथी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए एक ट्रेन रुकवा दें, फिर किसी ने कहा कि एक ट्रेन शुरू करवा दें। आप सोचिए कि कैसे कैसी तकलीफ़ें हैं, कैसे कैसे इश्यूज़ हैं। हमें इन सब इश्यूज़ को हल करना है, डील करना है, प्रायोरिटी बनानी है। अगर आप और हम आगे नहीं आएंगे, जो इन चीज़ों में इंगेज हैं, जो इन चीज़ों का पार्ट है, तो उन्हें प्रायोरिटी भी नहीं पता होगी, उन्हें इससे कोई मतलब भी नहीं होगा, उन्हें सिर्फ अपने मफाद से मतलब होगा। फिर इस इदारे का सौदा होगा, फिर इसके वक़ार पे आँचें आएंगी, फिर इस पे ठेस पहुँचेगी। मेरे अजीज़ भाइयों, वो हमें कमज़ोर समझते हैं। पहले कहा वोट फॉर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, किसी के बारे में उन्हें पता नहीं था। उन्होंने मेरे हाथ में कट्टे और तमंचे नहीं देखे तो समझे कि मैं कमज़ोर हूँ। उन्हें ये समझ में आया, उन्होंने देखा नहीं कि मेरे पास लोग ऐसे नहीं हैं जो कट्टे और तमंचे रखते हों। उन्हें लगा कि हम कमज़ोर हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, मैं आपको भी और उन्हें भी, बल्कि आपके साथ मिल करके उन्हें आवाज़ देना चाहता हूँ कि मेरे दिलों में इरादे हैं, मेरे अंदर जज्बे हैं, हमारे अंदर उम्मीदें हैं, हमारे अंदर दर्द है, और ये कहीं महवी है। तुम्हारे 1000 रुपए के कट्टे और तमंचों के आगे हमारे कीमती कलम और किताबें बहुत मजबूत हैं। हम जवाब देंगे और दे के दिखाएंगे। और याद रखो, मेरा नारा है उनसे, मेरा चैलेंज है उनको कि हम, आप और हम अपने हाथों से उनके बनाए हुए लाकायत के बुत को तोड़ेंगे, अपने हाथों से तोड़ेंगे। फिर ये दुनिया देखेगी कि कैसे सुन्नत इब्राहिमी ताज़ा होगी। बुत टूटेंगे, वो गिरेंगे, और हम और आप मिल के गिराएंगे। वो वक्त दूर नहीं है। रही बात जीतने और हारने की, ये समझते हैं कि मेरी जीत में मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी और मेरे हारने से मैं बहुत मायूस हो जाऊंगा। हम जब इलेक्शन में आए थे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा था कि एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। वो किसी नाम से बने, स्टूडेंट यूनियन के नाम से बने या कोई और नाम दीजिए उसको, वो इशूज़ की बुनियाद पे, उसूलों की बुनियाद पे बनना चाहिए। बस हमारी यही आवाज़ है। आप मुझे चुने या किसी और को चुने, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि इलाकायत से ऊपर आके चुनिएगा। किसी भाई के कहने पे मत चुनिएगा। हमारे पास कॉल्स आती हैं फला भाई की कि भाई उसको वोट दे दो। हम नादान नहीं हैं, हम फैसला ले सकते हैं। एक मजबूत यूनियन बनाइएगा, उन बेड़ियों को तोड़ दीजिए
जिन्होंने हमें और आपको रोक रखा है सियासत की बागडोर संभालने से। अपने हाथ में सियासत की बागडोर लीजिए, हम और आप लेंगे और फिर बताएंगे कि सियासत हमारी हम करेंगे, हम चलाएंगे और हम बताएंगे कि कैसी होती है। मेरे अजीज़ भाइयों, मैं जवाब देने का उतना कायल नहीं हूँ अगर मेरा मुखालिफ ऐसा हो कि उसके सवालों में दम नहीं हो। तो इनको सवालात उठाए गए हैं, उसका जवाब हमारे अजीज़ अब्दुल रऊफ़ आपको दे देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन अब उरूज पे आ रहा है, अब वो रंग दिखेगा सियासत का जो पहले दिखता रहा है। हमारे यहाँ जिस वजह से सियासत बदनाम हुई है वो चीज़ें अभी खुल के आई नहीं हैं, अब आएंगी। अब आप देखेंगे कि वो उसकी होली खेलेंगे, वो र्यूमर्स उड़ाएंगे, वो हमारे ख़िलाफ़ तरह तरह की मज़हक़ाखेज़ बातें जिस पे आपको बहुत हंसी भी आएगी, ऐसी बातें करेंगे। मेहरबानी करके ज़रा गौर कीजिएगा, गौर व फिक्र कीजिएगा, अफसोस भी कीजिएगा कि सियासत ने क्या रंग पकड़ा है और उसके बाद फ़ैसला कीजिएगा। मेरी बातें बहुत तवील हो गई, मैं बस आपसे एक ही दरख्वास्त करूँगा, मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे इन इरादों की हिफाजत करे। मेरे हक़ में यह भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कुछ बेहतर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और एक और दुआ कीजिएगा कि अगर इस बात की गुंजाइश है कि अब्दुल्ला अज़्ज़ाम वो काम नहीं करेगा जो उसके दिल में इरादे हैं या जो वो बता रहा है, तो दुआ करिएगा, अपनी नमाज़ों में दुआ करिएगा, अपने दिल से दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला अज़्ज़ाम को नाकामयाब कर दे। मुझे कोई गम नहीं है कि मैं जीतूँ या हारूँ, लेकिन मुझे गम होगा अगर मैं अपने इरादे पे मुस्तकीम नहीं रहा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इन बातों का ख्याल रखें और मुझे अलविदा कहने का मौका दें। अस्सलाम वालेकुम।